नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन एवं वन्य जीव संसाधन। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और हमारे साथ पृथ्वी पर कई जीव और जंतु रह रहे हैं। सूक्ष्म जीव एक बैक्टीरिया से लेकर के ब्लू व्हेल तक के बड़े जीव और हाथी जैसे बड़े जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये हमारे साथ साथ ही रहते हैं। एक बिच्छू, एक सांप, एक केंचुआ, बाज, चील, कौवा, मैना, ऐसे अलग अलग तरह के जीव जंतु हमारे साथ हैं। कुछ को हम पालते भी हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ हमारे आसपास रहते हैं। और अब देखें कि ऐसे ही कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो हमारे साथ हमारे आसपास हैं और हम निर्भर हैं। आप ये भी गौर करेंगे, यदि आप गौर करें तो पाएंगे ये भी कि हर एक जीव, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कहीं किसी न किसी तरीके से वे लिंक्ड है, आपस में एक चेन बना हुआ है और ये सब इकोसिस्टम को बनाता है। इन सब के मिलने से ही इकोसिस्टम बनता है। और ये जो वन है, फॉरेस्ट है, ये हमारे लिए एक रीन्यूएबल रिसोर्स है और ये इकोसिस्टम में एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यदि इकोसिस्टम नहीं हो तो यदि फॉरेस्ट नहीं हो तो कई ऐसे जीव हैं जिनका अपना हैबिटेट नहीं हो पाएगा, वो हैबिटेशन उस जीव का खत्म हो जाएगा। तो फॉरेस्ट काफी मायने रखता है और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ भी, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं वो फॉरेस्ट में ही उनका हैबिटेट होता है। यदि फॉरेस्ट नहीं हो तो अपने हैबिटेट को ये खो देंगे और इनकी स्थिति इस अर्थ पे इंडेंजर्ड हो जाएगा, काफी खतरनाक स्थिति में चला जाएगा। अब हम जानेंगे कि भारत में वनस्पति और प्राणी जाति के बारे में, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। भारत में वनस्पति और प्राणी के बारे में जानेंगे। वन्य जीव और कृषि फसल, जो वाइल्ड लाइफ है और एग्रीकल्चर या कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं, वे एक दूसरे से काफी अलग हैं। वे एक दूसरे से काफी अलग हैं और उनमें काफी विविधताएं, वेरिएशन भी देखने के लिए मिलता है। और लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं एक सिस्टम के द्वारा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्रास है और ग्रास हॉपर है। ये ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को एक मेढक खाता है, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को एक स्नेक खाता है और स्नेक को एक ईगल खा लेता है। इस तरह से ये एक चेन में जुड़े हुए हैं। यदि हम इससे इतर अलग बात करें तो ग्रास को ही ले लेते हैं या फिर छोटे जो भी प्लांट है उनको ले लेते हैं। उसे कोई जंगली शाकाहारी जीव जैसे हिरण है वो खाता है और हिरण को जो मांसाहारी जीव जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब खा लेता है। तो कहीं न कहीं ये एक दूसरे से लिंक है। इनमें काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं बनावट पे और इसके गुण में भी, लेकिन फिर भी ये आपस में कहीं न कहीं किसी न किसी तंत्र से जुड़े हुए हैं। भारत में विश्व की सारी जैव विविधता का, जैव उपजातियों का 8%, जितनी भी स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में उसका 8% इंडिया में है। ये अप्रॉक्स 1.6 मिलियन होता है, लगभग 16 लाख। ये भारत में स्थित है। भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव है, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है लगभग 81,000 और जिनमें से 47,000 वनस्पति जाति है। लगभग 81,000 वन्य जीव का प्रजाति या स्पीसीज है और लगभग 47,000 वनस्पति का प्रजाति है। इसके अलावा
वनस्पति जातियों में सबसे में भी लगभग 15,000 उपजाति जो है वो भारतीय मूल के हैं। 15,000 15,000 स्पीसीज मेनली इंडियन मूल के हैं। भारत में 10% वन्य वनस्पति जो जंगलों में पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाए जाने वाला वेजिटेशन है 10%, और 20% जो स्तनपायी हैं, स्तनधारी हैं, जो मैमल्स हैं, ये इन पर लुप्त होने का खतरा है। ये इंडेंजर्ड स्टेज में है, ये कभी भी लुप्त हो सकते हैं यदि यही स्थिति रहा तो। वर्तमान स्थिति को काबू नहीं किया गया, इस पे काम नहीं किया गया, तो ये दोनों स्पीसीज जो मैमल्स हैं और जो वेजिटेशन है, वाइल्ड वेजिटेशन, वो खत्म हो जाएगा। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस और हुबर्डिया हेप्टान्यूरोन जैसे कुछ पौधे हैं जो जिन पर खत्म होने का या लुप्त होने का काफी खतरा है। यदि यही स्थिति रहा, वर्तमान जो स्थिति है, यदि यही स्थिति चलता रहा तो एक दिन संभव है कि ये सब प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। लगभग 1500 ऐसे प्रजाति हैं प्लांट्स के जो लुप्त होने पर है, लुप्त होने के कगार पर है। इन पर लुप्त होने का खतरा काफी ज्यादा है। इसके अलावा एनिमल्स में 79 स्पीसीज जो स्तनपायी या फिर मैमल्स हैं, और पक्षियों के 44 स्पीसीज, और जो रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं, उनका 15 स्पीसीज लुप्त होने के कगार पे है। इनके हैबिटेशन को और इनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को ठीक नहीं किया जाए, साथ ही जो इनका हैबिटेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, और जो वर्तमान स्थिति है इसको ठीक नहीं किया जाए, तो ये सब जीव काफी हद तक लुप्त हो जाएंगे। आप अपने आसपास देखें कि कुछ साल पहले तक खेतों में मेंढक काफी मात्रा में मिला करता था, लेकिन अब वो उसकी मात्राएं काफी कम हो गई है, क्योंकि उसका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उस पर काफी गहरा प्रभाव हुआ है, बैड इफेक्ट हुआ, क्योंकि हम लोग खेतों में केमिकल्स का छिड़काव करते हैं ताकि कीड़े मर जाए। इससे पहले जब हम लोग केमिकल्स का छिड़काव नहीं करते थे तो कीड़े तब भी मना करते थे, उसको खाने का काम मेढक किया करता था, तो सिस्टम जो है बैलेंस था। लेकिन अब क्या होता है कि हम उसे पूर्णतः नष्ट करने के लिए, उन कीड़ों को मारने के लिए केमिकल्स का छिड़काव किए, और एक बार में लगभग कई अधिक संख्या में वो कीड़े मर गए। लेकिन 100% कीड़े नहीं मरते हैं, कुछ परसेंट कीड़े रह जाते हैं, और जो कुछ परसेंट कीड़े रह जाते हैं, मान लेते हैं कि 2% जो है इंसेक्ट रह गया, तो यदि ये रह गया मतलब कि ये इस केमिकल का इफेक्ट ये झेल लेता है, और फिर बाद में इसके बॉडी पर इस केमिकल्स का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसके बॉडी पे भी इस केमिकल्स का कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक प्रभाव फ्रॉग के रिप्रोडक्शन सिस्टम पे पड़ा है। इसके प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ने के कारण अधिक से अधिक मेढक नहीं जन्म पाते हैं, और जब इस दूसरी तरफ जब कीड़े रिप्रोडक्शन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपने स्पीसीज को बढ़ाता है, तो उस रेशियो से ये इसकी मात्रा बढ़ नहीं पाती है। अब इसको खाने के लिए कोई फ्रॉग नहीं है, तो इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, और फिर से हमें दवा का छिड़काव करना पड़ता है, तो ये अनबैलेंस्ड होता है। यदि ऐसा स्थिति रहा और लगातार हम केमिकल से छिड़काव करते रहे, तो फ्रॉग जो खेतों में मिला करता था वो पूर्णतः नहीं होगा। जो अभी भी कभी कभार दिख जाता है वो भी दिखना बंद हो जाएगा। तो जितने भी जीव हैं, वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, जो इंडेंजर्ड स्टेज में है, यदि उसे हम उसके स्थिति पे काम नहीं करें, जो वर्तमान स्थिति अभी है, तो पक्का है कि ये सब एक ना एक दिन
खत्म हो जाएगा। भारत के टोटल एरिया का 637,293 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में वन है। मतलब इस इतना क्षेत्र में 6,37,293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल का फैलाव है। यह देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ 19.9% है, 19.39%, जबकि होना चाहिए लगभग 30% होना चाहिए। इसके तुलना में इसके रिस्पेक्ट में ये काफी कम है। इसमें जो है जो सघन वन है वो 11.48% है सघन वन। फिर जो खुला वन है वो 7.76% है और मैंग्रोव का वन 0.15% है। मैंग्रोव वन 0.15%, खुला वन 7.76% और सघन वन 11.48% है। एक रिपोर्ट है एक संस्था का, उस संस्था का नाम है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 1999 में आया था और इस रिपोर्ट के अनुसार 1997 के बाद जो भूमि है वन भूमि उसमें काफी बदलाव आया है और वो क्षेत्र 10,098 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वृद्धि हुआ है। मतलब इतना क्षेत्र में वन को लगाया गया है। जितना कुल क्षेत्र था पहले उसमें इतना का बढ़ोतरी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे शॉर्ट में IUNC भी कहते हैं, IUNC, इसके मुताबिक पूरे प्राणियों, पौधों और प्राणियों के प्रजातियों को 6 भागों में बांटा गया है। उसके पाए जाने की संभावना या उसकी संख्या के आधार पर कुल 6 भागों में बांटा गया है। एक है सामान्य जातियां या प्रजाति कह सकते हैं, जिसे हम नॉर्मल स्पीसीज कहते हैं। नॉर्मल स्पीसीज ये वे स्पीसीज हैं जिसकी संख्या सामान्य है, इस पे कोई खतरा नहीं है, ये सामान्य स्थिति में है। जैसे गाय भैंस है, जो हमारे आसपास जो भी जीव देख पा रहे हैं हम, हमारे पालतू वो पेट्स हो सकते हैं। और जो कुछ पेड़ हैं जैसे आम, महुआ, भगोड़, ये सब, साल, चीड़, ये सब पेड़ नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है, इसे हम हिंदी में कह लें तो सामान्य जातियां कहना पड़ेगा, सामान्य जातियां। दूसरा है इसका इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसे हम संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं या जाति। ये वे जातियां हैं जिसकी संख्या में कमी है, जिसकी संख्या कम है और इस पर लुप्त होने का खतरा है। जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, गैंडा, संघाई, ये सब ऐसे कुछ जीव हैं जिन पर लुप्त होने का खतरा है और इनकी संख्या में काफी कमी आ रही है। तीसरा है वल्नरेबल। जिसे भेद्य या सुभेद्य भी कहते हैं, सुभेद्य जातियां।
ये लुप्त होने की कगार पे नहीं है, लेकिन इसकी संख्या घट रही है, इसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, और यदि यही स्थिति रहा तो ये लुप्त होने के कगार पे भी आ जाएगी। जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन है, ये कुछ ऐसी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, ऐसी स्पीसीज हैं जो वल्नरेबल है, सुभेद्य है, लेकिन यदि इनकी संख्या इसी मात्रा में घटती जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये भी लुप्त होने के कगार पे आ जाएगा, इंडेंजर्ड स्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियां, जिसे इंडेमिक कहते हैं, सॉरी रेयर। दुर्लभ जातियां ये ऐसी स्पीसीज है जिसकी संख्या पहले से ही काफी कम होती है, और यदि इसमें कमी आए तो ये बहुत जल्दी ही एक्सटिंक्ट या लुप्त प्राय हो जाएगा। ये पहले से ही इसकी संख्या इस अर्थ पे, इस एटमॉस्फेयर में काफी कम है। जैसे भोरे भालू, रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल, हिमालय का भालू, ये सब कुछ ऐसे हिमालय का जो भोरे भालू है वो, रेगिस्तान का लोमड़ी, हॉर्नबिल, कुछ ऐसे प्रजाति हैं जो रेयर स्पीसीज में आती है। इसकी संख्या यदि घटती जाएगी और घटती जाएगी ही तो ये भी इंडेंजर्ड स्टेज में आ जाएगा। अगला है इंडेमिक या स्थानिक प्रजातियां। इंडेमिक जिसे स्थानीय या स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। जलवायु या अन्य कारणों के कारण, कुछ दूसरे कारकों के कारण किसी विशेष क्षेत्र में ही ऐसे जीव पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में ही, एक जमीन के एक छोटे से टुकड़े में ये पाया जाता है। इसमें क्लाइमेट और दूसरे फैक्टर काफी अफेक्टेड होता है, दूसरे फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का मिथुन, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो एक खास हिस्से में ही पाई जाती है। जो अंडमानी टील है वो हमारे इंडिया के मेन लैंड में नहीं पाया जाता है। जो निकोबारी कबूतर है वो भी इंडिया के मेन लैंड में नहीं पाया जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश का मिथुन है वो अरुणाचल प्रदेश के बाहर किसी दूसरे स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो ये उसी एटमॉस्फेयर में, उसी क्लाइमेट में रहने के लिए बना हुआ है, या फिर उसी क्लाइमेट में रहने को ये तैयार है। दूसरे क्लाइमेट में ले जाएंगे, क्लाइमेटिक जोन में, तो ये वहां पे जिंदा उस तरीके से नहीं रह पाएगा जिस तरीके से वो वहां पे हो। जिंदा रहता भी है तो उसके रिप्रोडक्शन सिस्टम में काफी बदलाव आएगा और कई सारे चेंजेस को उसे झेलना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट एंड 6th पॉइंट है एक्सटिंक्ट या लुप्त। ऐसी प्रजातियां जो धरती पे से लुप्त हो गई है, पृथ्वी पर उपस्थित ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। ये वैसी प्रजातियां हैं जहां पे ये रहती थी, इसका जो आवास स्थान है, हैबिटेशन है, वहां पे इसे खोजा जाए तो ये वहां पे उपलब्ध नहीं है। ये बहुत पहले ही उस स्थान को छोड़ चुका है। कहने का मतलब कि वहां स्थित ही नहीं है, पूर्णतः वहां से हट चुका है। जैसे चीता और गुलाबी सिर वाला बतख और एक मैमथ, हाथी का एक प्रजाति हुआ करता था मैमथ। जैसे डायनासोर के नाम सुनते हैं, वो सब लुप्त प्राय जीव में आता है जिसकी उपस्थिति अब पृथ्वी पे नहीं रह गई है। उसके सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म ही है यहाँ पे पृथ्वी पर स्थित है। तो ये हम 6 पार्ट देखें इसके। हम आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे बढ़िया तरीके से। मैंने प्रयास किया है कि आप इसको समझें तरीके से, और मेरा ये प्रयास रहा है कि आप तक सही तरीके से और आसान तरीके से आप तक पहुंचूं मैं। फिर भी कोई त्रुटि हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और समझने में दिक्कत हो तो जरूर पूछिए कि यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।